हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे यूनिट 2 के चैप्टर 2 मेजर इंट्रा एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट में से फंक्शंस ऑफ द मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस। पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ लिया कि मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस कौन कौन से हैं, कौन से इंट्रासेलुलर हैं, कौन से एक्स्ट्रा सेलुलर हैं। इन आयंस के हमको फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पढ़ना है। इसमें हम सबसे पहले लेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर आयन सोडियम को। सोडियम जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा सेलुलर आयन या इलेक्ट्रोलाइट है। इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। इस पूरे वीडियो में हम इसके फंक्शन के बारे में देखेंगे, ये कैसे एब्जॉर्ब होता है, इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, इससे जुड़ी हुई कौन सी डिसीजेस हैं, ठीक है, इसका रेगुलेशन बॉडी में कैसे होता है। एक और क्वेश्चन हम हमेशा देखते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो हाइपरटेंशन वाले मरीज को, जिनको बीपी की बीमारी होती है, उन्हें नमक कम खाने को बोलता है, तो ऐसा क्यों बोलते हैं। ठीक है, इन सब क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में हमें देखने को मिलेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं हमारा आज का वीडियो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। उसमें सबसे पहले सोडियम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक इंट्रोडक्शन सोडियम के बारे में बहुत शॉर्ट में, कि सोडियम क्या है। एक्स्ट्रा सेलुलर आयन है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में पाया जाने वाला आयन है। ठीक है, मोस्ट अबेंडेड है, इसका कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर आयन में पाए जाने वाले सभी इलेक्ट्रोलाइट और सभी आयन में सबसे ज्यादा होता है। इसलिए इसका इफेक्ट जो है बॉडी पे बहुत ज्यादा होता है। जो सोडियम है वो नेचुरली प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द फूड। हम जितना भी फूड खाते हैं तो हमारे लिए जो सबसे इजी सोर्स है वो है टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट जो है वो हमारा सोर्स है, सबसे इजी सोर्स है किसका, सोडियम का। इसमें 40% सोडियम होता है और 60% क्लोराइड होता है, क्योंकि टेबल सॉल्ट सिर्फ सोडियम लिए हुए नहीं होता, वो सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो उसमें क्लोराइड भी हमारे साथ साथ, ये भी एक एक्स्ट्रा सेलुलर आयन होता है। The most of the sodium is processed in the food is added by to preserve और to flavor। हम ये जो भी सोडियम जो हम ऐड करते हैं या जो भी ऐसे कंपोनेंट लेते हैं जिससे कि हमको सोडियम मिलता है, वो हम उसके प्रिजर्वेशन और उसमें फ्लेवर इम्पार्ट करने के लिए लेते हैं। हमारे ब्लड प्लाज्मा में जो सोडियम का एक नॉर्मल लेवल है वो है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये इतना मिनिमम लेवल हमारे बॉडी, हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, मतलब कि हमारे प्लाज्मा में इतना मिनिमम इसका कंसंट्रेशन होना ही चाहिए। तो यहां से हमने इसका एक इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, कितनी रिक्वायरमेंट हमको लगेगी, डेली हमको कितना खाना चाहिए, ऐसे कौन से फूड मटेरियल है जिससे कि हमको सोडियम जो है मिलता है। तो टेबल स्पून से तो हमको मिलता ही है, ये हम एक्सटर्नली एडेड करते हैं। ठीक है, हम जो भी खाना बनाते हैं उसमें हम नमक डालते हैं, तो वो एक हमारा सोर्स है। इसके अलावा और कौन सा सोर्स हो सकता है जिससे कि हमको सोडियम मिल सके। तो डेली रिक्वायरमेंट तकरीबन हमारी ये 5 से 10 ग्राम पर डे। ठीक है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, 5 से 10 ग्राम पर डे हमको डेली सोडियम इतनी जरूरत पड़ती है। और अगर हाइपरटेंशन है, मतलब अगर किसी को बीपी की बीमारी है, तो ये सोडियम का अमाउंट जो है वो कम होता है। तो हम आज के इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि ये हाइपरटेंशन में इन्होंने अमाउंट कम क्यों कर दिया भैया। ठीक है, नॉर्मली जो है वो 5 से 10 ग्राम है। ठीक है, लेकिन हाइपरटेंशन या बीपी में ऐसा क्या हुआ कि वो 1 ग्राम पर डे के रिकमेंडेड पे आ गया है। अदर कौन से सोर्स है, सोर्स आर दी ब्रेड, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, नट्स, एग, मिल्क। दीज आर दी अदर सोर्स ऑफ द सोडियम जो कि हमको नेचुरली मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने इसमें देखा कि इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है और उसके सोर्सेस कौन से हैं जिससे कि हम हमारी डेली रिक्वायरमेंट को, हमारी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट को हम सोडियम की पूरा कर पाए। आगे बढ़ते हैं हम फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो दिस इज द आवर टॉपिक, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या क्या है। तो इसमें से बहुत सारे टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, आपको मैं याद दिलाऊंगा, आप पूरा याद रखेंगे। इसके लिए आप पुराने वीडियो जरूर देखें पहले। तो सोडियम रेगुलेट दी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑब्वियसली हमने देखा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो
सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट होता है। मैंने ये बताया था वीडियो में आपको कि सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पे ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है? सोडियम। तो सोडियम क्या करता है? हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, और इस ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखता है हमारे इंट्रासेलुलर आयन, इंट्रासेलुलर ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो उसके द्वारा ये फ्लूइड बैलेंस बनाए रखता है। दोनों में गड़बड़ होगा तो या तो फ्लूइड लॉस होगा या अंदर जाएगा। तो फ्लूइड बैलेंस बनाने में सोडियम जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप इसको इस तरीके से इलेबरेट करके लिख सकते हैं कि सोडियम कहाँ है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर जरूरी क्यों होता है, या आप पिछले टॉपिक को इसमें इंक्लूड कर लें। ठीक है, जो हमने वहां पे समझा था कि सॉल्यूट जो है वो कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सॉल्यूट कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर में ज्यादा मिलता है, इसके कारण ये वहां के ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखता है। और अगर वहां का ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्टर्ब होगा तो इंट्रासेलुलर का भी डिस्टर्ब होगा। तो दोनों तरफ के फ्लूइड बैलेंस को बनाने में सोडियम जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है, it regulate the acid base balance in association with the chloride bicarbonate, also with the potassium। यहाँ पे पोटेशियम भी हम बोलते हैं। तो along with this bicarbonate and chloride it regulate the acid base balance। ये हमारे बॉडी के एसिड और बेस बैलेंस को, हमारा मतलब ब्लड के पीएच को बनाए रखता है एक कांस्टेंट पे, न्यूट्रल उस पे 7.4 पे बनाए रखता है। ठीक है, तो ये एसिड बेस बैलेंस कैसे करता है? तो इसी चैप्टर का लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। उसमें हम ये पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो जब ये वीडियो आए तो आप उसे बिल्कुल अच्छे से सब पढ़िएगा, समझिएगा। तो आपको ये वाला पॉइंट भी आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अब ये दो पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये कुछ सेल परमिबिलिटी को भी रेगुलेट करता है, जैसे कि सोडियम पंप या सोडियम पोटेशियम एटीपेज के द्वारा, या आयंस के कौन से आयंस आएंगे जाएंगे सोडियम के साथ एक्सचेंज होंगे, उनके द्वारा ये सेल परमिबिलिटी को गवर्न करता है, उसके हेल्प भी करता है। इट प्ले रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो नर्व इम्पल्स कैसे? जैसे कि हमको कोई चीज गर्म लग रही है, तो गर्म लगने के बाद हम हाथ हटा ले रहे हैं, तो ये जो इम्पल्स आया ये कहाँ से कैसे आया हमारे हाथ पे? तो ये हमारे ब्रेन के द्वारा आया कि कोई चीज गर्म है, आप हाथ हटा लीजिए। तो ये कंडक्शन जो इम्पल्स का है, ठीक है, जो भी सूचना हमारे ब्रेन से हमारे किसी भी ऑर्गन या किसी भी बॉडी के पार्ट तक जा रही है, तो ये जो इम्पल्स जाती हैं, ये ट्रांसमिशन जो होता है हमारी बॉडी में इम्पल्स जो, ठीक है, ये माइनस मतलब मिली सेकेंड्स में होती है, सेकेंड के भी बहुत मिली पार्ट में ये वाली प्रोसेस होती है, इतनी फास्ट होती है। तो ये कैसे होती है? इसमें सोडियम जो है एक इंपॉर्टेंट रोल पता है, इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये आप बहुत एचएपी की उसमें पढ़ेंगे, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल में सोडियम पोटेशियम जो है वो इंटर एक्सचेंज होते हैं। तो इसको मैं इस वाले फिजियोलॉजिकल फंक्शन को मैं पोटेशियम में समझाऊंगा। तो ये कॉमन फंक्शन है पोटेशियम का और सोडियम का। तो जब हम मैं पोटेशियम डालेंगे, जब पोटेशियम का वीडियो आएगा तो उसमें आप देखिएगा ये नर्व इम्पल्स कंडक्शन कैसे होता है, बहुत सिंपल फॉर्म में मैं आपको समझाऊंगा विद द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो आप वहां से उसको कॉपी कर लीजिएगा, ये दोनों जगह आपको लिख लेना है। ठीक है, तो सिंपल है, आपको यहाँ पे सिर्फ दो फंक्शन याद रखने पड़े, थर्ड और फोर्थ। ये वाला हम पढ़ेंगे ही सही अलग से डिटेल में, ये हम पढ़ चुके हैं, और इसको मैं आपको पोटेशियम वाले पार्ट में और डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसमें दूसरा पार्ट बहुत ज्यादा है जो कि हमको इसका समझना है। ठीक है, तो वो चीज आप वहां से लिख सकते हैं, और इस तरीके से इसके ये मेजर फिजियोलॉजिकल फंक्शन है सोडियम के, जो कि हमारी बॉडी में गवर्न करता है सोडियम। आगे बढ़ते हैं हम। अब इसका एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन और प्लाज्मा सोडियम का क्या है? तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? ऑलमोस्ट जितनी भी हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, हमारा जो पूरा जो फ्रॉम द माउथ से लेके तो एनस तक जितना पार्ट है वो पूरी जीआईटी में, उस पूरी जीआईटी में ये कहीं से भी एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, प्लाज्मा सोडियम क्या नॉर्मल लेवल हम देख चुके हैं कि 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन है, सो वेरी लेस अमाउंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। तो इसका आरबीसी में इंट्रासेलुलर आयन बहुत कम होता है। तो इसकी ये प्लाज्मा सोडियम का स्टेटस है जो कि हमको याद रखना है, ये वाला लेवल हमको याद रखना है, क्योंकि जब हम इसका से रिलेटेड डिसीज पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ
कॉम्प्लिकेशंस पढ़ते हैं तो वो हमको उसमें ये वाला लेवल याद होना चाहिए। एक्सक्रीशन, इसका एक्सक्रीशन कैसे होता है? मिनरल कॉर्टिकॉइड्स विच आर सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स इन्फ्लुएंस द सोडियम मेटाबॉलिज्म। तो ये हम अभी रेगुलेशन में देखेंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स कैसे होता है और इसका एक्सक्रीशन वो कैसे रेगुलेट करता है। ठीक है, किडनी इज अ मेजर सोर्स ऑफ एक्सक्रीशन। यस, किडनी इज मेंटेनिंग दी होल सोडियम आयन का मेजर, सबसे ज्यादा जो रेगुलेट करता है या एक्सक्रीशन जो करता है वो किडनी के द्वारा होता है। और किडनी के ये जो हम यहाँ पे ऊपर वाला पॉइंट है वो किडनी पे ही अफेक्ट करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं वो किडनी पे ही अफेक्ट करते हैं और उसको कितना एब्जॉर्ब होना है और कितना यूरिन में जाना है उसको रेगुलेट कर लेते हैं, जिससे उसका एक्सक्रीशन लेवल हो जाता है। अराउंड 24,000 मिली इक्विवेलेंट पर डे इज फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलर। हमारा जो फिल्ट्रेशन होता है उसमें तकरीबन 24,000 मिली इक्विवेलेंट पर डे जो है वो फिल्टर हो जाता है और उसमें से 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब वापस से वो ब्लड में ले लिया जाएगा। पहले वो छनेगा यूरिन में जाने के लिए, फिर वो हमारी किडनी के द्वारा उसको वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो ये पैरामीटर भी आप बहुत अच्छे से समझेंगे जब हम एसिड बेस बैलेंस पढ़ेंगे, फिजियोलॉजिकल एसिड बैलेंस। तो ये एक्सक्रीशन वाला पार्ट आपको वहां पे भी आएगा, इसलिए आप यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, वहां पे अपन इसको और डिटेल में विद स्ट्रक्चर एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आ जाता है हमारा मेन पार्ट, दैट इज रेगुलेशन ऑफ सोडियम। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बाद रेगुलेशन ऑफ सोडियम जो है वो हमको पता होना चाहिए। मोटे तौर पे दो स्टेप जो है या दो ऐसी प्रोसेस हैं जो कि रेगुलेशन ऑफ सोडियम करती हैं हमारी बॉडी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आयन है। जब भी हम बीमार पड़ते हैं सबसे पहले हमको बोतल चढ़ा दी जाती है हॉस्पिटल में जाके, ठीक है, सलाइन चढ़ाया जाता है, ठीक है, ग्लूकोज भी सलाइन चढ़ाया जाता है हॉस्पिटल्स में। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट आयन है ताकि हमारी होम्योस्टेसिस कंडीशन, हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस कंडीशन, मतलब कि हमारे बॉडी का इन्वायरमेंट, अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शनिंग, वो प्रॉपर नॉर्मली चलती रहे जब तक कि हमको कोई दूसरा मेडिकल असिस्टेंस ना मिल जाए। तो ये दो तरीके से रेगुलेट होता है, पहला है एल्डोस्टेरोन और दूसरा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। याद रखिएगा इसका नाम, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और एल्डोस्टेरोन, इन दोनों का लेवल जो है इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट में बता देता हूं, इन दोनों का लेवल इसके कंसेंट्रेशन को ब्लड में बढ़ाएगा। एएनपी, ठीक है, ये आप बहुत कम नाम सुना होगा इसका, आपने एल्डोस्टेरोन एडीएच का तो फिर भी सुना होगा, लेकिन ये एनपी का नाम आपने नहीं सुना होगा। दैट इज आर्ट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड या हार्मोन। ये हमारे हार्ट से निकलने वाला एक पेप्टाइड और हार्मोन, मायोकार्डियल सेल से निकलने वाला एक पेप्टाइड है या हार्मोन है, जो कि इन दोनों के अपोजिट रिएक्शन करता है और ये एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम जो है वो बढ़ा देता है, जिससे कि ब्लड में उसका लेवल कम हो जाता है। तो ये कैसे करते हैं दोनों फंक्शन, इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्डोस्टेरॉन और एडीएच का फंक्शन। डायग्मेटिक रिप्रेजेंटेशन है, आप अच्छे से समझिएगा, वन बाय वन मैं स्टेप समझाऊंगा। इस स्ट्रक्चर को देख के बिल्कुल मत घबराइएगा, आपको बहुत सारे एरो दिख रहे होंगे, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। आप वन बाय वन मेरे को फॉलो करते चलिए। देखिए, एंजियोटेंसिनोजन ये एक एंजाइम है जो कि सीक्रेट किया जाता है किसके द्वारा? लीवर के द्वारा। ठीक है, तो मेड एंड सिक्रेटेड इन लीवर, एंजियोटेंसिनोजन। जब ये लीवर से सिक्रेटेड होता है तो ये ब्लड में जाता है, ब्लड से ये चला जाता है कहाँ? किडनी में। किडनी में रेनिन जो है, किडनी में रेनिन एक और एंजाइम होता है, ठीक है, ये प्रोड्यूस किसके द्वारा किया जाता है? किडनी के द्वारा। रेनिन किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? तो किडनी कैसी दिखती है हमारी? ये ऐसी किडनी, लीवर हमारा ऐसा दिखता है। तो किडनी के द्वारा ये रेनिन को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये एंजियोटेंसिनोजन जो कि लीवर से आया था उसको कन्वर्ट कर देगा काय में? एंजियोटेंसिन 1 में। काय में कन्वर्ट कर देगा? एंजियोटेंसिन 1 में। ये एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसको जो कन्वर्जन करता है एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2, जो कन्वर्जन होता है वो उसको बोलते हैं हम एसीई या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। अगर ये एंजाइम नहीं होता है तो कन्वर्जन नहीं होगा एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में। एसीई का सिक्रेशन कहाँ से होता है? ये जनरली लंग्स और किडनी से सिक्रेट किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी होती है वो किडनी वाले पोर्शन की ज्यादा होती है। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2
एंजियोटेंसिन 2 जो है वो सब सारा फंक्शनिंग को रिस्पॉन्सिबल हो रहा है सोडियम के। तो मैंने शुरुआत में बता दिया था कि एल्डोस्टेरॉन एडीएच जो है वो सिक्रेशन को क्या करते हैं, बड़ा हमारे सोडियम के कंसंट्रेशन को ब्लड में बढ़ा देते हैं या प्लाज्मा में बढ़ा देते हैं। तो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो 3 तरीके से वर्क करता है। पहला कि वो डायरेक्ट एक्शन दे, दूसरा कि वो एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन को इनिशिएट करे, और तीसरा कि वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के सिक्रेशन। ये 3 तरीके से ये वर्क करेगा, तीनों के फंक्शन हम देखेंगे। क्लियर? अब एंजियोटेंसिन 2 जो है वो क्या बोलेगा कि वो किडनी पे ऊपर एक पाई जाने वाली ग्लैंड है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक एरो दिख रहा होगा आपको, ये वाला एरो, इसको बोलते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड। किडनी के जस्ट ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगी, एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन करेगी। एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, अब हम वन बाय वन देखते हैं। एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, अब्सॉर्ब दी मोर सोडियम। तो सोडियम को एब्जॉर्ब ज्यादा कर लेगा, जो भी यूरिन में जा रहा था उसको वापस से खींच लेगा। ठीक है, सोडियम जहां पे भी आएगा, अभी हमेशा ये बात याद रखिएगा, ये कॉमन बहुत सिंपल फंडामेंटल है, हमेशा याद रखिए, जहां पे भी सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा वहां पानी का भी होगा। पानी और सोडियम दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम बढ़ जाएगा तो मतलब पानी का लॉस भी हो जाएगा। ठीक है, बॉडी के द्वारा। तो वाटर रिटेंशन बढ़ेगा, विच इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम। स्वाभाविक है, अगर सोडियम ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, पानी ज्यादा आएगा, ठीक है, तो हमारा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ब्लड में जो उसका टोटल वॉल्यूम है, जो 1 लीटर 2 लीटर 10 लीटर था, वो 12-15 लीटर हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, जो भी उसकी क्वांटिटी होगी उससे वो बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, इससे बीपी बढ़ जाएगा। बीपी बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा, ओवरऑल इफेक्ट क्या है इसका, कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ऐसा क्यों, वो अभी हम देखते हैं। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, तो डाययूरेटिक का मतलब होता है यूरिन फॉर्मेशन, और एंटी का मतलब कम जो यूरिन बना रहे, ऐसे हार्मोन। तो ऐसा हार्मोन क्या कर रहा है, वाटर का रिटेंशन, मतलब पानी को खींच ले रहा है और वापस ब्लड में डाल दे रहा है, जिसके कारण कि यूरिन फॉर्मेशन कम हो जाएगा। इसमें क्या होता है, एडीएच क्या करता है, ये कहाँ से सीक्रेट होता है, ये हाइपोथैलेमस में बनता है, और सिक्रेटेड बाय किसके द्वारा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है। यही चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, कौन सी चीज कहाँ से आ रही है। ये क्या करता है, वाटर रिटेंशन करता है। वाटर रिटेंशन करेगा तो हमको थर्स्ट, प्यास लगने लग जाएगी, हमको पानी का भी एहसास कराएगा, ताकि वॉल्यूम फिर से बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अब डायरेक्ट इफेक्ट में क्या करता है, ये वेसो कॉन्ट्रिक्शन करता है। ऐसी हमारी वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, ऐसी वेसल को क्या करेगा, सिकोड़ेगा। सिकोड़ेगा तो जो कार्डियक आउटपुट है, मतलब हमारा हार्ट का जो आउटपुट है वो बढ़ जाएगा, इसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। डिक्रीज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, पानी को यूरिन में जाने से रोकेगा और पानी का रिअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, हमारे को प्यास ज्यादा करवाएगा। तो इससे वाटर, ये सारे जितने इफेक्ट आए इसमें देखेंगे कि पानी जो है वो ब्लड में जा रहा है, कोई पानी पी ले रहे हैं तो उससे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। ठीक है, यूरिन में जो जा रहा है उसको सूख ले रहे हैं। ठीक है, और ब्लड वेसल को छोटा कॉन्ट्रिक्शन हो रहा है तो उसका साइज छोटा हो जा रहा है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि इन सभी का ओवरऑल इफेक्ट क्या हो रहा है, इन सभी का ओवरऑल इफेक्ट क्या हो रहा है कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है। तो इन सबसे ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ रहा है, तो आप एक इमेजिन कीजिए कि आपने एक नल में एक पाइप लगा रखा है। ठीक है, नल आपका हो गया हार्ट और पाइप हो गया आपकी ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स जो है, अगर आप इसके पाइप को छोटा करेंगे तो पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा। आप बड़े पाइप में छोटा पाइप लगाइए, पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा। सिमिलरली जब हम कोई भी चीज में को उसका पैसेज कम देते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो हम रे पाइप में प्रेशर बढ़ाने के 2 तरीके हैं। या तो आप नल को इतना खोल दें कि वो पानी इतना हो जाए कि उसके कारण प्रेशर ज्यादा हो जाए, और दूसरा ये कि आप पानी पाइप के साइज को छोटा कर दें तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे यही हो रहा है, वैसो कॉन्ट्रिक्शन होगा तो मतलब पाइप साइज छोटा हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। और ये सारे इफेक्ट क्या कर रहे हैं, वाटर वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, पानी का वॉल्यूम बढ़ा दे रहे हैं। वाटर पियोगे, प्यास लगेगी तो पानी पियेंगे, यूरिन में नहीं जाएगा तो ब्लड में रह जाएगा। ठीक है, वाटर रिटेंशन ज्यादा करेंगे तो इसके कारण क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसलिए जो डॉक्टर्स जो हाइपरटेंशन के मरीज होते हैं उनको कम नमक खाने की सलाह देते हैं। कम नमक खाने की सलाह से क्या होगा कि वाटर रिटेंशन कम होगा। अगर पाइप में पानी ही कम जाएगा तो प्रेशर ही नहीं होगा, सिंपल सी बात है।
ठीक है, तो पानी का अमाउंट वॉल्यूम कम कर देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो इससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इस तरीके से ब्लड प्रेशर को रेगुलेट किया जाता है। और एक बहुत सारी ड्रग है जो कि इस ऐसी एंजाइम पे भी, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम पे भी वर्क करती हैं, हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती है। तो वो इसको बनाना बंद कर देंगे तो एल्डोस्टेरॉन एडीएच का इफेक्ट है और ये सारा इफेक्ट बंद हो जाएगा। एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो ये सारा इफेक्ट जो नीचे का है ये वाला कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, एल्डोस्टेरॉन एडीएच के कारण सोडियम सब का लेवल कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम टोटली कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो ऐसी भी ड्रग्स आती हैं जो कि एसी पे अफेक्ट करती हैं, वो ऑर्गेनिक ड्रग्स होती है। ठीक है, हमारे इस इनऑर्गेनिक का वो पार्ट नहीं है। तो हमने ये देखा इस पूरे सिस्टम को जो बोला जाता है वो बोला जाता है रेनिन, जो हमने यहाँ पे एक एंजाइम देखा, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन, तो हमने यहाँ पे देखा एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, इसको बोलते हैं रास शॉर्टकट में, RAAS, रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो इस पूरे ओवरऑल सिस्टम का जो इफेक्ट है वो क्या है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देना, रिटेंशन बढ़ा देना, वेसोकॉन्ट्रिक्शन करना, प्यास ज्यादा लग जाना और सोडियम का रिटेंशन करना। ठीक है, इसके कारण ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और इसके कारण ब्लड प्रेशर। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं इसका उल्टा एक्शन जो कि एएनपी दे रहा था। एएनपी क्या कर रहा है, तो मैंने आपको जैसे बताया था पहले कि एक हार्मोन है सिक्रेटेड बाय द मायोकार्डियल सेल्स, रिलीज कॉज्ड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ आर्टरिया। ठीक है, स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस, किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड, ये इसका स्टिमुलेशन है। इसका पूरा नाम क्या है एएनपी का, आर्टरियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड या हार्मोन। रोल क्या है ये, JFR मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, मतलब जो ब्लड हमारा क्षमता है किडनी में उसके रेट को बढ़ा देगा, उसके रेट को बढ़ाएगा तो पानी का ज्यादा लॉस होगा, सोडियम का ज्यादा लॉस होगा। डिक्रीज द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बाय द कलेक्टिंग डक्ट, तो ये नेफ्रॉन का एक पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट लास्ट वाला, वहां से वो रीअब्जॉर्प्शन और सोडियम कम करेगा तो पानी भी कम आएगा, पानी कम आएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, सारा इफेक्ट अब वॉल्यूम कम पे है। ठीक है, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। जो चीज एंजाइम्स ऊपर वाले उस पार्ट में इन्वॉल्व थे, रेनिन एल्डोस्टेरॉन एंटी डायरेटिक हार्मोन, सबके लेवल को कम कर देगा, सबका लेवल कम हो जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, उनके कारण ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा था तो वो सारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बाय दिस मैकेनिज्म बॉडी इज मेंटेनिंग इट्स ब्लड प्रेशर, इस मैकेनिज्म के द्वारा बॉडी अपना ब्लड प्रेशर खुद ब खुद मेंटेन करती रहती है, हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, और इसलिए अपन ने इसके पहले वाली स्लाइड में ये आंसर पता लगा लिया है क्यों डॉक्टर्स जो हैं जो बीपी के मरीज होते हैं उन्हें ये बोलते हैं, या हाइपरटेंशन के जो मरीज होते हैं उनको बोलते हैं कि भैया नमक कम खाया करो, या लो सोडियम का नमक खा। आप देखते होंगे टीवी में बहुत सारे ऐड आते हैं लो सोडियम का नमक, टाटा का आता है। ठीक है, अब डिसीजेस जो एसोसिएटेड हो सकती हैं सोडियम के लेवल से सीरम में, तो सबसे पहली है हाइपोनेट्रियम। हाइपो का मतलब होता है कम होना और नेट्रियम मतलब कि सोडियम का लेवल, तो सोडियम का डिक्रीज लेवल, लो सीरम लेवल ऑफ सोडियम। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव सोडियम लॉस, मतलब सोडियम ज्यादा जा रहा है और वाटर ज्यादा रह जा रहा है, मतलब पानी ज्यादा है और सोडियम कम है, इसलिए हाइपोनेट्रिया हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, एक्सट्रीम यूरिन लॉस होना सच एज इन द डायबिटीज, ये कॉजेस हैं जिसके कारण की हाइपोनेट्रिया हो सकता है। डायरिया है, वॉमिटिंग है, क्लिनिकल क्रोनिक रीनल फेल्यूअर है। ठीक है, रीनल फेल्यूअर हो जाना मतलब कि किडनी फेल हो जाना। एक डिसीज है एडिसन डिसीज। एडिसन डिसीज का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ एडीएच एंड एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन और एडीएच का सिक्रेशन क्या हो जाना, डिक्रीज हो जाना, इसको क्या बोलते हैं हम, एडिसन डिसीज। इसकी उल्टी जो है वो हमको हाइपरनेट्रिया में दिखे, तो एल्डोस्टेरॉन और एडीएच के सिक्रेशन को क्या हो जाना, कम हो जाना, क्या कहलाएगा, एडिसन डिसीज। ओवर हाइड्रेशन मतलब पानी ज्यादा हो जाना, तो पानी तो हमको कम ही करना है, ओवर हाइड्रेशन आप कर रहे हैं। सॉल्ट फ्री फ्लूड्स ले रहे हैं, मतलब कि जिसमें नमक कम हो ऐसी चीजें ले रहे हैं आप, नमक कम हो रहा है तो एक्सेसिव, और नमक जा ही नहीं रहा और उसका लॉस होता जा रहा है तो टोटल लेवल क्या हो जाएगा, टोटल लेवल कम हो जाएगा। लेबर इंड्यूसिंग ऑक्सीटोसिन, जब ये इस तरीके के ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाते हैं तब हमको हाइपोनेट्रिया देखने को मिलता है।
अल्कोहलिज्म में देखने को मिलता है, और प्रोलॉन्ग डायूरेटिक थेरेपी में हमको हाइपोनेट्रीमिया देखने को हमको मिलता है। तो ये आपको कॉजेज जो है वो हमने देख लिए कि क्या किन किन कारणों से हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। हम तो इसके सिम्टम्स हैं कि माइल्ड हेडेक होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, हमको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, मस्कुलर क्रैम्पिंग होगी, मसल अकड़ेंगी, ठीक है, वेट इंक्रीज होने लग जाएगा, कन्वल्सन्स आएंगे, हाथ पैर कांपेंगे, ठीक है, मॉडरेट एंड सीवर लो ब्लड प्रेशर, सर्कुलेटरी फेल्यूर, और क्या हो जाएगा कि ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होगा, और उसके कारण कभी कभी सर्कुलेटरी फेल्यूर होकर डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो ये डेथ होना बहुत रेयर केस है हाइपोनेट्रीमिया में। ठीक है, हाइपरनेट्रीमिया में ज्यादा चांसेस होते हैं डेथ होने के। ठीक है, क्योंकि इसको इजीली मेंटेन किया भी जा सकता है। डायग्नोसिस कैसे, कि हाइपोनेट्रीमिया जो है उसको हम डायग्नोसिस कर सकते हैं बाय द प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी, हम प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी को निकालें, सोडियम का कंसंट्रेशन हम यूरिन में आइडेंटिफाई कर लें, ड्राई स्किन हमको देखने को मिलेगी पेल म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन मतलब कि ब्लड प्रेशर कम होने तक मिलेगा, टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, ठीक है, फैटिगियो हमको देखने को मिलेगा। तो इन वो डायग्नोसिस पैरामीटर से जिनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को क्या हुआ है, हाइपोनेट्रिया की कंडीशन में है। आगे बढ़ते हैं हम, हाइपोनेट्रीमिया का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। हम ट्रीटमेंट के लिए कि हम रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड्स करें, क्योंकि पानी की मात्रा कम करनी है हमको, सोडियम तो कम हो रहा है और पानी ज्यादा हो रहा है, तो पानी की मात्रा कम कर लीजिए। मॉनिटर द सोडियम लेवल, सीरम लेवल, आईवी सलाइन, अगर मान लीजिए सोडियम लेवल रिस्टोर नहीं हो रहा है तो सलाइन सॉल्यूशन देंगे या रेंजर सॉल्यूशन देंगे। सलाइन सॉल्यूशन मैंने आपको नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन क्या होते हैं ये बता चुका हूँ। सोडियम का जो लेवल अगर 115 मिलीकुलन पर लीटर से चला जाएगा तो हम उसमें फिर भी सलाइन ऐड करेंगे। बैलेंस डाइट को ज्यादा करेंगे ताकि फूड के द्वारा सोडियम का इंसर्शन होने लग जाए। सेफ्टी ऑफ वीकनेस एंड कंफ्यूजन, जो पेशेंट को और दूसरे जो पैरामीटर्स जो उसको कंफ्यूजन और क्रिएट हो रहे हैं वो समझ नहीं पा रहा है उसके आसपास क्या हो रहा है, ठीक है, तो उस चीज को हम सेफली उसकी वीकनेस को ओवरकम करेंगे जिससे कि वो हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन से बाहर आ सके। अब इसका उल्टा देख लेते हैं कि हाइपरनेट्रीमिया, जब सोडियम का लेवल क्या हो जाए, बढ़ जाए ब्लड सीरम में, हाई, जब हाई हो जाए तो ऐसे में क्या होगा, अब सोडियम का ज्यादा होगा, मतलब सोडियम हमारी बॉडी में ज्यादा है और पानी कम है, तो पानी का लॉस हो रहा है और सोडियम का रिटेंशन ज्यादा हो रहा है। इसका उल्टा हो रहा था उसमें, तो हमने वहां पे एडिसन डिसीज देखी थी, यहाँ पे उसकी उल्टी कौन सी डिसीज है, कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, ठीक है, अब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाना है तो कुशिंग सिंड्रोम में क्या होगा, एडीएच और एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, एडिसन डिसीज में कम हो रहा था। ठीक है, प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेरॉइड्स जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉन, एसीटीएच, सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, सीवियर डिहाइड्रेशन, ओनली वाटर जिसमें जनरली डायबिटीज इंसिपिडस जैसे कि, एक्सेस ट्रीटमेंट विद द सोडियम सॉल्ट, तो सोडियम का रिटेंशन ज्यादा हो जाएगा तो हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा। ये कॉजेस हैं इसके सारे। ठीक है, हाइपरटोनिक फ्लूइड्स का इंसर्शन करना, मान लीजिए कि बॉडी जो है सोडियम को बाहर ही नहीं निकाल पा रही है तो ऐसे केस में भी क्या हो जाएगा, सोडियम रिटेंशन ज्यादा होगा और हाइपरनेट्रीमिया होगा। ऐसे केस में बॉडी फ्लूइड जो है वो रिटेन होने लग जाएंगे क्योंकि ऑस्मोटिक बैलेंस गड़बड़ा जाएगा और इसके कारण इडीमा देखने को मिलेगा। इडीमा मतलब कि थोड़ी सी स्वेलिंग, सूजन सी हमको देखने को मिलेगी, पफीनेस आ जाएगी बॉडी में, फुली फुली सी लगेगी हमें बॉडी। ठीक है, तो इसको हम इडीमा बोलते हैं। तो ये सारे कॉजेज हैं जिसके कारण की हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है। इसके साइन सिम्टम्स क्या है, तो नोजिया है, मस्कुलर वीकनेस है, मेंटल स्टेटस अल्टर्ड, मतलब समझ में नहीं आ रहा इसमें भी, जैसे कि हमने हाइपो में देखा था। न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी, सीजर्स आएंगे, ठीक है, सीजर्स होगा, पॉलिन्यूरिया, एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, और पॉलीयूरिया होगा, मतलब कि यूरिया में यूरिन में यूरिया की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। फ्लश्ड स्किन देखने को मिलेगी, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन ये उसमें भी थे, लो यूरिनरी आउटपुट हमको देखने मिलेगा क्योंकि वाटर का कंटेंट कम हो जाएगा बॉडी में।
In chronic hypernatremia, the brain cells initially take up the sodium and potassium, later accumulate the organic osmolytes such as inositol and restored in the brain ICF volume. ठीक है, तो ये इस तरह के एक्यूमुलेशन होने के कारण ये ज्यादा डेंजरस पोजीशन हो जाती है और इसमें कभी कभी डेथ भी हो जाती है हाइपरनेट्रिया में। ठीक है, क्योंकि इसमें सोडियम का लेवल बहुत ज्यादा हो जा रहा है। अब देख लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम। तो सोडियम डाइट कम कर लीजिए भैया, पानी बढ़ा लीजिए, क्योंकि पानी कम हो रहा था, सोडियम ज्यादा हो रहा था। ठीक है, मॉनिटर द फ्लूइड इनटेक ऑफ द पेशेंट, उसके हार्ट और रिनल, जो कि हार्ट और रिनल डिसीज से उसमें स्पेशली ऑब्जर्व द बीपी, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को आप ऑब्जर्व करते रहे कंटिन्यूसली। मॉनिटर द सोडियम सीरम लेवल, क्या आप सीरम लेवल देखते रहे, साथ के साथ उसकी वेट मॉनिटरिंग भी करते रहें कि उसका वेट क्या बढ़ता है। बाय दिस मैकेनिज्म वी कैन कंट्रोल और वी कैन ट्रीट दी हाइपरनेट्रीमिया एंड सोडियम। तो इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो में हमने देखा कि सोडियम के लेवल से फिजियोलॉजिकल आयन के फंक्शंस क्या क्या हैं, उसको हम रेगुलेट कैसे करते हैं, क्यों डॉक्टर जो है वो ये बोलते हैं कि हाइपरटेंशन के मरीज को नमक कम खाना चाहिए, और बहुत सारे हमने क्वेश्चंस के इसमें आंसर देखे। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे पोटेशियम के बारे में। तो होप आप सभी को समझ में आया होगा। नहीं आया है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।